बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। प्रोग्राम कोसे कज़ार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा सलीम और उस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है नहायत ही खूबसूरत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस मौजू को लेके आए हैं, वो है साइकोलॉजी, नफ्सियाती। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि साइकोलॉजी क्या है। शायद एक जादू है, करिश्मा है, ये है क्या, हम नहीं जानते। आज मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूंगी शायद आप लोग जानते हुए भी अनजान होंगे। जैसे अगर हम फिजिकली देखें, जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ख़राब है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम उसको फ़ौरन से डायग्नोस कर लेते हैं, जी ये मसला चल रहा है हमारे मरीज़ के साथ, ये मसला चल रहा है हमारे बहन भाइयों के साथ। लेकिन हम कभी ये नहीं जानते कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं या जो हम खुद हैं, कभी हमने खुद से सवाल किया है, अगर हम सारा दिन खामोश हैं, अगर हमने आज किसी से बात नहीं की, आज हमें इतना गुस्सा आया तो क्यों आया, आखिर क्या वजह थी, हमारे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। हमने जो पिछले महीने गुजारे हम इतना खुश थे, लेकिन अब जो गुजारे हैं वो इतने अफसरदा गुजारे हैं, हमारा दिल नहीं करता किसी से बात करने को। या अगर हमारा छोटा बहन भाई हमारे पास बैठा है, वो सब कर रहा है लेकिन हमसे सही से बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या वो शुरू से ऐसा था या हमारी वजह से उसको इस तरह का सारा मामला पेश हुआ है, या हमने उसको देखा ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी चल कैसे रही है। हमने इस तरह की अपनी ज़िंदगी में कोई भी कमी पेशी देखी है, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया हमारी ज़िंदगियों में चल क्या रहा है और आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। हम ये देखते हैं कि जी वो बंदा बड़े बुरे तरीके से बात कर रहा है, या वो बंदा इस तरह हमसे अलग हो गया, उसके अलग होने की वजह क्या है। अगर उसकी ज़िंदगी में एकदम आप निकल गए हैं या आपकी ज़िंदगी में वो आ गया है, इसकी वजूहात क्या है, हमारी ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ता है किसी के आने या ना आने से। और अगर कोई चला जाए हमारा प्यारा, हम एकदम सबको क्यों छोड़ देते हैं, एक इंसान से हम अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अब वो आपका कोई भी हो सकता है, वो प्यारा भी हो सकता है, वो आपका बहन भाई भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बंदा तो एक ही है ना। हम कितना ज़्यादा सोचते हैं लेकिन हम सोचते नहीं हैं, ये नहीं सोचते बिहाइंड द सीन वजह क्या है, आखिर ऐसा क्यों है। किसी एक इंसान की ज़िंदगी से या किसी एक इंसान के आने या चले जाने से हमारी पूरी ज़िंदगी हिल जाती है। कोई आपको शाउट कर जाए, कोई आपको बहुत ऊंचा बोल जाए, हमारा सारा दिन ज़ाया हो जाता है, हमारा दिन ख़राब हो जाता है, हमारा दिल नहीं करता किसी से बात करने को। ये है कुछ नफ्सियाती मसले जिसको हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ कहते हैं। आज हम इन सब चीज़ों में बात करेंगे और आपको मैं मिलवाऊंगी बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट से, लेकिन आप भी हमारे साथ रहने। हम आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुशामदीद आप लोगों का एक बार फिर प्रोग्राम कोसे कज़ा में। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मौजू है वो नफ्सियात पे है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे है हमारी ज़िंदगियों में। इन सब मौजू का आज हम बड़े खूबसूरत अंदाज में आप लोगों के साथ बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे। इस सिलसिले में मैं आज इन दो शख्सियात के साथ मौजूद हूँ, वो नहायत ही खूबसूरत हैं और किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ जो दुआ मिर्ज़ा मौजूद हैं, यंगेस्ट क्रिमिनल रिपोर्टर हैं और उनकी एज अगर आप सुने 23 साल हैं। इस 23 साल में उन्होंने इतने क्राइम रिपोर्ट्स जो हैं वो की हैं कि माशाल्लाह। और एक दफ़ा फिर अगर मैं बताऊं कि वो अभी भी एक क्राइम रिपोर्ट जो है वो डन करके आ रही है, केस करके आ रही है, इसकी तफसील हम बाद में पूछेंगे। इसके साथ हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, समिया खालिद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हैं। इसके अलावा वो एक लेक्चरार भी हैं यूनिवर्सिटी में, रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच वंस अगेन बोथ ऑफ यू हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आज का जो मौजू है वो नफ्सियात पे है कि हमारा साइकोलॉजी का हमारी फील्ड पे क्या असर है। जैसे कि अभी मैंने अपने नाजरीन को बताया कि आप अभी भी ये केस जो है वो डन करके आ रही हैं, तो अगर उससे पहले मैं केस की तरफ जाने से पहले आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछूं तो आपको क्या लगता है कि ये नफ्सियात, ये क्राइम्स, ये आपकी सोशल लाइफ आपको कितना डिपेंड करती है? बेसिकली हर प्रोफेशन आपकी लाइफ को चेंज करता है। इफ़ यू आर अ टीचर, तो मैंने अभी एक क्राइम रिपोर्टिंग की, उनके मैडम बैठी हैं इनके माजरत के साथ मैं वो शेयर करना चाहूँगी। एक बंदा ना मुझे मिला, उसने लव मैरिज की और उसके बाद ही वॉज अबाउट टू गिव द डाइवोर्स। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी लव मैरिज थी, क्या हुआ? कहते यार मैंने सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कभी किसी टीचर से शादी ना करें। जब वो घर आती ना, वो कहती है उठो बैठो, ऐसे करो वैसे नहीं करो। तो फिर मुझे वो समझ आई कि जो आपका प्रोफेशन होता है वो जाहिर सी बात है कि आपके पर्सनल बिहेवियर पर हावी होता है। बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, यस जाहिर है बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मुझ पर ये इम्पैक्ट ना करे, बिकॉज आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जहाँ पर वायलेंस है, स्ट्रेस है, लोग मर्डर हो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा, माइनर केसेस हैं।
तो उस पर सम टाइम बहुत स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन कोशिश ये होती है कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली जाए जिससे ये स्ट्रेस रिलीज हो। लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और मुझे अक्सर अब तो नींद भी नहीं आती। आपने मेरी एज ये बता दी है, लोगों को ये एज नहीं पता थी, मुझे बहुत एज है कि मैं 23 की लगती नहीं हूँ, लोग मेरी बात को सीरियस लेकिन लेते हम हैं। आज इस एज को तोड़ दिया ना, आज हमने बता दी कि 23 की। जो मैं समिया खालिद अगर आपकी तरफ आए तो यहाँ पे आप बताएं, जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशन जो है वो आपका पैशन, दोनों चीज़ें बहुत आपकी पर्सनल लाइफ को हिट करती हैं। एज अ टीचर इन्होंने एग्जाम्पल दी कि वो भी एक केस करके आ रही हैं, आप क्या समझती हैं? हाँ, नो डाउट ऐसा ही है। आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लॉयर्स देखे, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स देखे, आर्मी ऑफिसर्स देखे, जो कि जैसा टाइम मैक्सिमम टाइम अपने दिन का गुजार के आते हैं, उनके बिहेवियर में वो चीज़ आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए ही तो हम साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि थोड़ा सा पॉज दें। और इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम ये कहें कि सॉरी ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हों, लेकिन घर में आप जिनसे अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हो। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए कॉन्शियसली एफर्ट्स करना पड़ती हैं। लोग एफर्ट्स नहीं करते। लोग जैसे फेज़ में अपने ऑफिस में होते हैं उसी फेज़ में उठ के अपने घर आ रहे होते हैं। इसके ऑपोजिट भी मैंने देखा है, जैसे वो घर में होते हैं उसी तरह उठ के ऑफिस पे आ रहे होते हैं। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपने आप को लेते हो, अपनी केयर करते हो और प्रोफेशंस को लेके चलना चाहते हो। मेंटेनेंस यानी कि बहुत फैक्टर है, ये मेन फैक्टर है जिस पे आपको काम करना चाहिए। अच्छा दुआ, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो अभी चलें आपकी सोशल लाइफ को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आप डेली बेसिस पे क्राइम केस करती हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में अगर साइकोलॉजी कली देखा जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट को अगर हम सिर्फ फोकस करें, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज हम मेन जो अपना रखेंगे ना वो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जब आप कोई केस करती हैं, आपको क्या लगता है बिहाइंड द सीन जब स्टोरी कवरेज करती हैं, आखिर इस तरह की क्या रीज़न होती है कि लोग इतना कर जाते हैं, इस हद तक चले जाते हैं, किसी की जान ले लेते हैं? कुछ रीजंस एग्जैक्टली ये ऐसा ही है कि हम चूंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज को इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं और वो चीज़ें स्टोर होती जाती हैं और फिर हम किसी इंतहा पर पहुंच जाते हैं। स्ट्रेस की आप बात करिए, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि स्ट्रेस और एंजाइटी में फ़र्क क्या है, डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क क्या है। अनफॉर्चुनेट हमारी सोसाइटी के साथ ये हुआ कि जब से इस पर बात होना शुरू हुई कि आप डिप्रेशन से मुतालिक बात करें, अपने आसपास के लोगों से बात करें, साइकोलॉजिकल एड लेना शुरू करें, तो बहुत से लोगों ने इसका एज लेना शुरू कर दिया और फिर कोई भी काम करके कहा आई वॉज मेंटली अपसेट। ठीक है, और हम बहुत से केसेस में ऐसे देखते हैं कि एक बंदा प्लान के तहत एक क्राइम करता है और उसके बाद वो कहता है यार वो मेंटली अपसेट था इसलिए उसको पता नहीं चला। तो मैडम बैठी हैं, वो बेहतर बता सकती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी और रीजन को सिर्फ मेंटल स्ट्रेस की आड़ में कुछ भी कर जाए ना, ये तो 110% एग्जैक्टली। और मेंटेनेंस एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमें फील ही नहीं होता कि हमारे अंदर जो एंग्जाइटी चल रही है, जो स्ट्रेस चल रहा है, कुछ वो मैनेज हो सकता है। और फिर डायलेमा भी ये है कि सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। हम अगर बुखार में हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दैट्स वेरी गुड। अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं बिहेवियर मेरा चेंज हो रहा है, तो ना तो मेरे पेरेंट्स मुझे कन्विंस करेंगे, ना मेरे फ्रेंड्स मुझे कहेंगे कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर हमें ये भी नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है और या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। ये दोनों बड़े मसाइल हैं, इस पर अवेयरनेस होनी चाहिए। एक दूसरे से बात करके शायद मजीद डिप्रेशन होता है। अब अगर मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ ना, मेरे जितने भी आसपास के जो लोग हैं वो मुझे आके अपनी डिप्रेशन सुनाते हैं तो मैं मजीद डिप्रेस हो जाती हूँ कि इन एक्चुअल आप थोड़ा रिलैक्स फील करें। अब हम लोगों के साथ क्या होता है कि पूरा दिन 24 आवर्स जॉब है क्राइम की और हर वक्त क्राइम स्टोरी ढूंढ रहे होते हैं, फिर जिन लोगों के साथ बैठते हैं वो भी डिप्रेस लोग होते हैं, तो ऐसे स्ट्रेस ज़्यादा होता है। लेकिन उसकी मैनेजमेंट अल्लाह ताला शायद करवा देते हैं कि अगर आपने 2-3 स्टोरीज की हैं और किसी एक का हल हो गया तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चले यार आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी दुआ हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। अभी जैसे आपने बात की, आपकी बात से 2 क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बैठी हुई है, हम उनसे 2 सवाल पूछते हैं। बस यहाँ पे इन्होंने एक बात की है कि आप हम लोगों को पता नहीं है कि नफ्सियात है क्या, डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, लोगों को इतना ही नहीं पता कि फ़र्क क्या है। तो अगर आप यहाँ पे साइकोलॉजी की डेफिनेशन अगर हमारे साथ शेयर करें। देखिए बहुत सारे चूंकि ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, ये कोई लेक्चर तो है नहीं कि मैं आपको कि कोई लिखी लिखाई डेफिनेशन बता दूँ। उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि जो भी आप जिस प्रोफेशन में, जिस फील्ड में और जो काम कर रहे हैं,
अगर वो आप नहीं कर पा रहे, आपको वो करने में प्रॉब्लम फील हो रही है, आपकी नींद ठीक नहीं है, आप एक काम करने के बाद भी रिलैक्स फील नहीं कर रहे, खुशी फील नहीं कर रहे, इट्स मीन कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। और अगर जो उनसे आपको सेटिस्फेक्शन फील हो रही है, इट्स मीन आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और बड़ी अच्छी आपने डेफिनेशन दी, लेकिन इनकी बात से एक और क्वेश्चन है कि लोग, जब आपको पता है जिन लोगों को, या हम ये कह लेंगे कि तालीम की कमी की वजह से, जब उन्हें पता चलता है कि साइकोलॉजिकल मैं डिप्रेस हूँ तो मैंने ये जुर्म कर दिया, मेरे हार्मोन्स वर्क नहीं कर रहे थे तो मेरे से ये क्राइम हो गया, तो इसमें जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है उसमें डिफरेंस कहाँ करना चाहिए? क्या वो ये चीज़ मान ले कि जी ये वाकई में डिप्रेस था तो इसने ये गुनाह कर दिया या जुर्म कर दिया? जुर्म करना तो इज इक्वल टू गुनाह है ना ये। तो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी को गलत भी तो यूज़ हो रहा है ना, ये मिस यूज़ भी तो है। नो डाउट लोग साइकोलॉजी को मिसयूज करते हैं और हर चीज़ को जो है वो साइकोलॉजी में डाल देते हैं, क्योंकि केस जो है वो आपके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। रीज़न ये कि जब आपको ये डायग्नोज कर दिया जाए कि ये साइकोलॉजिकली इल पर्सन था। अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, कोई भी पर्सन बज़ाहिर बुरा नहीं होता, बाय नेचर जो है हर पर्सन अच्छा ही पैदा होता है। सबसे पहले उसका इन्वायरमेंट मीन उसके जो पेरेंट्स थे, उसका घर का माहौल था, जो उसको मिला, उसने उस माहौल में से भी जो उसने अडॉप्ट किया वो इम्पॉर्टेंट है उसकी पर्सनालिटी को बनाने में। अच्छा पर्सनालिटी बन गई, लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजेज आए या लाइफ में इतने गैप्स थे कि वो कोप अप नहीं कर सका, और उन गैप्स की वजह से कॉम्प्लेक्सेस इतने बढ़ते चले गए कि उसके अंदर दुनिया के लिए इतनी नफरत बढ़ गई कि उसने ये सोच लिया कि मैंने अब सब खत्म कर देना है या मैंने भी लोगों से बदला लेना है। ये जो रवैया था ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब एटीट्यूड था जो उसने अपने इन्वायरमेंट से सीखा। अब अगर एक पर्सन जो है हमारे, बल्कि ये लॉ के अंदर भी शामिल है कि 13 ईयर्स तक अगर कोई क्राइम करता है तो उनके लिए पनिशमेंट्स और तरह की होती हैं, जुवेनाइल्स के लिए और है, अडल्ट्स के लिए डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप अडल्ट हो जाते हो तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत मैच्योर हो चुकी होती है। उस टाइम में जो आप काम करते हो वो साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, वो आपकी खुद आपका अपना डिसीजन है, आपने क्या सोचा। अब डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कुछ डिसऑर्डर्स इतने स्वेयर किस्म के होते हैं जिसमें आपको अपने कॉन्शियस पे, अपने शऊर पे बिल्कुल भी इख्तियार नहीं होता। लेकिन ऐसा पर्सन सिर्फ एक क्राइम में ही डिस्टर्ब नहीं होता, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, वो कोई काम भी नहीं कर सकता सही से। अगर एक पर्सन ठीक बाकी अपनी रूटीन गुजार रहा है, उसके बाकी रिलेशनशिप्स अच्छे हैं और एक जगह पे आके उसने क्राइम कर दिया, तो इट्स मीन कि सिर्फ ये उसने गुस्से में ये किया। गुस्सा साइकोलॉजिकल इशू नहीं है। गुस्सा जो उनसे वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा और आप कर गए वो चीज़। तो अगर ये बात कही जाए कि उसने गुस्से में ये किया और साइकोलॉजिकल इशू कह के उसे माफ कर दिया जाए तो टोटली रॉन्ग है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी करप्शन भी आ जाती है थोड़ी सी, पाकिस्तानी करप्शन आ जाती है क्योंकि लोगों ने वाकई ये नाम सुन के डिप्रेशन सुन लिया, शिजोफ्रेनिया सुन लिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर सुन लिया, अब उसको वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो, इसको तो कुछ ना कहो, ये तो बेचारा नफसियाती तौर पे बीमार है, इसको कुछ ना कहो, ये तो हो जाता है इससे। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और जो बेचारे एक्चुअल में बीमार होते हैं उनको फिर कोई पूछता ही नहीं है। उनकी जब बारी आती है ट्रीटमेंट की तो लोग कहते हैं मकर करता है, इसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसी किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये इसको घर में रखो ही ठीक हो जाएगा। सो नो डाउट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएगा कि कौन एक्यूरेटली साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है और कौन ऐसा है जो कि जस्ट पॉज कर रहा है और वो असल में जो है वो बीमार नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, मैं 110% एग्री करती हूँ हमेशा की तरह आपकी बात से। कि यहाँ पे दुआ अगर मैं देखूँ, जैसे मैम ने कहा कि आपकी लाइफ की जो स्किल्स है ना वो बहुत मैटर करती हैं। अब जब आप एक कोई केस जो है वो लेने जाती हो, स्टोरी कवरेज करती हो, तो वहाँ पे आप देखती हो कि जब आपने किसी को पकड़ा तो वो एक स्टोरी सुना देते हैं, जी मेरी बहन थी तो उसने उसके साथ भाग के शादी कर ली, तो जी हमारे ख़ानदान की रिवायत के ख़िलाफ़ अगर मैंने उसको मार दिया, ठीक है, या हमारी ज़मीन थी हमें हिस्सा नहीं दिया, हमें गुस्सा आ गया, हमारा ख़ानदानी मसला था तो मार दिया। और अनदर केस अक्सर मैंने भी ये सुने हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे कहते हैं जी मेरी बहू है, उसने मेरे बाप से ऊंचे लहजे में बात की, हमने उसको जला दिया। तो एंड पे वो कहते हैं कि जी ये साइकोलॉजिकल इशू आ गया है, जी ये बंदा नफ्सियाती बीमार है। जैसे अभी समिया खालिद ने बहुत अच्छी बात की कि आप जब पूरी एक लाइफ देख रहे हैं, उसने बड़ी अच्छे सेटल कर लिया, यहाँ पे किस तरह है? अगर आप जब इस तरह की कवरेज करती हैं रिपोर्ट्स की, तो आप इसके बारे में क्या शेयर करोगे? देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता कि अक्सर आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती होगी, सालन में नमक कम था, शोहर ने बीवी की टांग काट दी, इस तरह
गैरत के नाम पर 16 साल बच्चे ने माँ को मार दिया। तो ये ऐसा नहीं होता कि अभी ये वाक़या हुआ और उसने कत्ल कर दिया, ये एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट चल रहे होते हैं, सालों ये चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ महीने लगते हैं इस बात में। फिर वो ऐसा ही है कि जैसे एक बैलून बन गया और उसमें एक छोटी सी पेन आप मारे वो एकदम फट गया, वो फिर छोटा सा कोई इंसिडेंट हुआ और वो सारा गुस्सा, और वो डेफिनेटली मैडम ने जैसे कहा कि वो गुस्सा जो है वो साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, वो आपने उस बच्चे को ट्रीट ही नहीं किया है, उस इंसान को वो इतने अरसे से आपको बिल्कुल रिएक्ट कर रहा होता है, रिएक्शन दे रहा होता है, आप उसको इग्नोर जब करते रहते हैं तो वो फाइनल रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं चटपटी न्यूज़ बना के पेश करते हैं और लगता है कि ये अभी वाक़या हुआ है। तो इट्स टोटली अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन उसमें अब मैं एक ऐसी बड़ी अजीब सी बात करने लगी हूँ। देखिए, साइकोलॉजिकल एड लोग इसलिए भी नहीं लेते, जो मेरा मैडम अपना पर्सनल एक एनालिसिस है, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक है तो फ्री डिस्पेंसरी मौजूद है, ठीक है। आप मिडिल क्लास से हैं, आपको 50 रुपए की बुखार की दवाई भी मिल जाएगी, आपको मलेरिया की दवाई भी मिल जाएगी। आप अपर क्लास हैं तो आप ठीक है 1700 फीस भर के डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, तो उनकी फीस इतनी है कि अफोर्डेबल ही नहीं है। फिर उनकी मशवरा फीस अगर आप 1500 रुपए भरेंगे तो मशवरे में वो आपको बड़ा प्यारा सा ही कहते हैं आप ठीक हो जाएंगे। तो वो ठीक करने में जितने विजिट्स मुझे लगेंगे, यार मेरी तो सैलरी उसमें खत्म हो जाएगी। जब तक गवर्नमेंट लेवल पे कि जब तक कोई ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें नजर नहीं आएगी कि साइकोलॉजिस्ट तक एक्सेस इजी हो जाए, तो तब तक शायद लोग साइकोलॉजिकल एड लेंगे भी। आप सही कह रही है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और वो जो उनसे है वो आप बहुत कम प्राइस में आपको मेडिसिन देते हैं। लेकिन नो डाउट, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ मैंने देखी है कि वहाँ पे आपको ज़रूर वो कहेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, आप शाम क्लिनिक आइएगा। मैं बिल्कुल ये बात करने वाली। ये तो कल्चर है ना, कहते हैं कि जी अगर बच्चा हमारे पास ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो वो फर्स्ट पोजीशन नहीं लेगा। हाँ, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर अनदर मैम जैसे अभी इन्होंने बात की और मैं एग्जांपल्स दे रही थी, तो यहाँ पे अगर हम केस सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह की, उन्होंने कहा जी बैलून्स में हवा आती रहती है, एक टाइम आता है हल्का सा भी पिंच किया वो गया। तो यहाँ पे अगर हम वहाँ पे मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे हमें स्ट्रेस की मैनेजमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए और बच्चे को खुद पता चल जाना चाहिए या उसकी मदर को खुद पता चल जाना चाहिए कि जी यहाँ पे कुछ खराब हो रहा है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? देखो, मैं जब एक बच्चे को या बड़े को देखती हूँ कि वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ आया है, तो उसके पीछे वाकई वो पिछला 1 साल 2 साल इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसका चाइल्डहुड सारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि चाइल्डहुड में आपके बिलीफ सिस्टम बन रहे होते हैं। एक बच्चा जब आपने देखा होगा वो 6 मंथ का है, 7 मंथ का है, वो कोई एक्ट कर रहा है, जैसे किसी को हल्का सा उसने थप्पड़ लगा दिया या धक्का दे दिया, वो सबसे पहले पलटेगा अपनी मदर को, देखेगा कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। अगर मदर खुश होती है, उसे खुश होकर रिस्पॉन्स देती है, उसे पता चल गया मैंने बहुत अच्छा काम किया, नेक्स्ट टाइम वो इससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ किसी को तंग करेगा। मीन्स कि एक बच्चा की जब बर्थ होती है उसकी पहली ट्रेनिंग जो हम कहते हैं ना मदर उसकी करती हैं, नो डाउट औलाद सबसे पहले माँ को देखती है। वो टाइम होता है जब उसके बिलीव्स बन रहे होते हैं। उसके बिलीव्स बनाने में मदर अगर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर दे तो ये प्रॉब्लम्स कभी आएंगे नहीं। अब होता क्या है कि मदर भी यंग होती है, बहुत यंग एज में शादी हो गई, अभी वो ख्याली दुनिया ख़त्म नहीं हुई, बच्चे हो गए और बच्चों के जो सा वो टाइम अब स्टार्ट हो गया, वो अपनी दुनिया से निकले तो बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सके। खैर, इसी तरह की कम्बिनेशन के साथ बच्चा बड़ा हो जाता है। मदर को अल्लाह ताला ने ये कोई चीज़ सिखाने वाली नहीं है, अल्लाह ताला ने एक सिक्स सेंस दी होती है। वो सेंस हमेशा उसे बता देती है कि आपका बच्चा जिस तरह उठ बैठ रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, जिस तरह बातों में पॉज ले रहा है, समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज गुड विद हिम और हर, ये बात होती है उसके साथ। तो मदर को ये कभी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मदर के पास टाइम होना चाहिए अपने बच्चे से बात करने के लिए, उनसे डिस्कशन करने के लिए। अभी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रही हो तो मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगी कि फैमिली में एक दूसरे के लिए टाइम निकालना सीखें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप एक बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका बेटा क्या सीख रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी। एक जब मेरा बेटा छोटा था, आई थिंक वो 2 इयर्स का था, उस टाइम वो कोई हम लोग न्यूज़ देख रहे थे और उसने हमारे साथ देखी और कुछ टाइम के बाद उसने एक गाली निकाली अपनी बहन को और गाली निकाल के बात की, और मैं शॉक थी कि ये लफ्ज़ हमारे घर बोला ही नहीं जाता, इसने कहाँ से सीखा ये। जब मैंने प्यार से उससे बात की, पूछा, तो उसने मुझे कहा मामा जी वो चैनल लगा हुआ था आप देख रही थी, उसके अंदर वो ये सेंटेंस बोल रहा था और सारे हंस रहे थे, बात कर रहे थे। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो हम पेरेंट्स देख रहे होते हैं
बच्चे उसे उसी तरह ही पिक करते हैं। लाइक स्माइल थी, खुशी से देखा जा रहा था, हम भी उसे ऑन कर रहे थे, बच्चे ने सीख लिया ये अच्छा लफ्ज है, ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे बोलना है। तो पहला रोल पेरेंट्स का कि आप जो उनसे बच्चों के साथ हेल्दी टाइम गुजारें, हेल्दी ट्रेनिंग होगी उनकी। सेकेंडली मैं अब उस जगह पे आपसे डिस्कस करूंगी कि एक घर की ना चाहते हुए भी पेरेंट्स अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर सके, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी खवातीन आती हैं जो कहती हैं हम चाहते थे अच्छी ट्रेनिंग करना, लेकिन कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, हमारी तो चलती नहीं थी। दादा दादी या साथ जो भी चचा ताया थे, उन्होंने इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मैं तो बस काम में लगी रहती थी। ठीक है, मान लिया ये सब कुछ हो गया, बच्चा अब 17-18 ईयर्स में आ गया, अब उसमें ये शऊर पैदा हो गया है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है क्या गलत है। माएँ अगर और कुछ ना भी कर सके ना, सिर्फ बच्चे को ये ज़रूर बता दें ये गलत है ये सही है। मेरी लाइफ के अंदर, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में 2 बच्चे ऐसे थे कि एक बेटा जो सा था वो जब 1-2 ईयर का था, उसने अपनी मदर का मुंह से नेम लेना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर सना नाम था तो वो सना कह के बुलाता था, पेरेंट्स बड़े खुश होते थे। कुछ टाइम के बाद उसने जब अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से गालियाँ सीखी तो वो अपनी तोतली जुबान में गालियाँ निकालता था, पेरेंट्स बड़े खुश होते थे कि देखो कितनी प्यारी आवाज़ में ये बोल रहा है। टाइम गुजरता गया, मैं हर दफ़ा उन्हें कहती थी कि ये ठीक नहीं है, आपको इसे बताना चाहिए। इस टाइम वो बच्चा तकरीबन 12-13 साल का है, वो इंतहाई बुरी लैंग्वेज यूज़ करता है, इंतहाई उसका क्रिमिनल माइंड है। मीन अभी पिछले दिनों उनकी मदर ने मुझे बताया कि वो क्लास में किसी के साथ उसकी लड़ाई हुई और वो बच्चे को कमरे के अंदर लॉक करके आ गया, क्लासरूम में लॉक कर दिया। शाम तक उसके पेरेंट्स उन्हें ढूंढते रहे हैं और नहीं पता चल सका कि वो कहाँ है। फिर खैर स्कूल को जब चेक किया गया तो वो बच्चा उनका मिल गया। बताने का मकसद है कि ये मैं उस क्रिमिनल बच्चे की बात कर रही हूँ जो कि बचपन से ऐसी हरकतें कर रहा था, पेरेंट्स इग्नोर कर रहे थे, पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, बड़ा होगा सही हो जाएगा, बड़ा होगा। आप एटलीस्ट अपने बच्चे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दें। और एक इकरा जो बड़ी गलत मैंने पेरेंट्स में हरकत देखी ना, वो कभी तो बच्चे को डांट देते हैं, कभी नहीं डांटते। अच्छा, बच्चे ये सीख ही नहीं पाते ये सही है या गलत है, और वो खुद डबल माइंडेड रहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये ठीक ही होगा, ये गलत ही होगा, मतलब वो इसी कश्मकश के अंदर रहते हैं। वो अनपैरेलल सिस्टम आ जाता है। Exactly. कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाता कि जी हमें ये डांट पड़ी, उस टाइम मामा ने बोला, आज हमने किया तो आज हमें कुछ भी नहीं कहा। ये नहीं कि चल सकता है, चल कभी सकता है, बोल हमें सकते कर हैं, लेना कभी नहीं चाहिए। बोल सकते। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे का जो पहला तरबियत है वो माँ ही है। और हमारे माशरे में अगर मैं देखूं तो ये जो बुराई और जो कहने की फ्रस्ट्रेशन हर बंदा फिर रहा है, इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। हर बंदा इस टाइम नफ्सा नफ्सी के दौर में है, हर बंदा अपनी स्ट्रेस दूसरे को कन्वर्ट कर देता है, मजीद स्ट्रेस लेता है, वो अगले को दे देता है, वो ट्रांसफर होते होते हमारे बच्चों पे पहुंच जाती है। और फिर बच्चों ने भी तो फिर वही गार्बेज लेना है ना जो हम उन्हें दे रहे हैं। साइकोलॉजी का एक हिस्सा आज हमने उठाया है, हम हर मौजू पे बात करेंगे, लेकिन स्ट्रेस जो है वो एक बहुत ही, साइकोलॉजी एक पूरी बहुत वास्ट फील्ड है, हम उसको जिस तरह भी बात करें ना वो बहुत तफसीलन चली जाती है। इसलिए आज हमने सिर्फ एक स्ट्रेस उठाया, आप लोगों को बता सकें कि स्ट्रेस और एंजाइटी में फ़र्क कितना है, एंजाइटी का लेवल स्ट्रेस से कितना दूर है। तो हमारे साथ जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, समिया खालिद, हम उनसे पूछते हैं कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंस में आए कि स्ट्रेस और एंजाइटी, हमने आप जैसे देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो कहते हैं हमें तो बहुत स्ट्रेस है, हम घर से बाहर निकले, हमें अम्मा ने घूर के देख लिया, हमें तो स्ट्रेस हो गया भाई, हम नहीं कुछ कर सकते, हमारी अम्मा ने आज हमें बुलाया नहीं, आज हमें खाना टाइम पे नहीं मिला, भाई मैं तो बहुत स्ट्रेस हूँ, मेरे से कोई बात ना करे। मतलब एक अगर किसी को पता है स्ट्रेस का लफ्ज़, अब वो इंग्लिश में कह लें उर्दू में कह लें तो वो शायद इसका मजाक ही बन गया है हमारे माशरे में। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट करें। देखिए, अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रेस हमेशा रिलेटेड होता है आपकी प्रेजेंट से या आपकी पास्ट लाइफ के साथ। आपने कुछ कर दिया और उसके बाद आप सेटिस्फाई नहीं हो कि यार ये गलत हो गया, स्टूडेंट हो, पेपर अच्छा नहीं था, टीचर के साथ एटीट्यूड अच्छा नहीं हुआ, या कुछ भी ऐसा हो गया तो आप कहते हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ, या ये वाकई स्ट्रेस होता है कि आपका एक एक्सपीरियंस हुआ, आप उससे सेटिस्फाई नहीं थे और उसकी वजह से आपके अंदर एक फीलिंग्स आना शुरू हो गई। एंजाइटी जो होती है वो हमेशा आपके फ्यूचर के हवाले से होती है। हमेशा जब आपके ज़हन में ये आता है पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में मैं ये काम कर पाऊंगी कि नहीं, तो ये एंजाइटी कहलाती है। अब वो लोग जो डेली रूटीन में ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें मीनिंग नहीं पता, बस ये टर्म पता है कि जब हम परेशान हैं तो हम ये यूज़ करें। तो होता ये है कि हमारी आम रूटीन के अंदर जब हम वो नहीं कर पाते जो कि हमें करना चाहिए था, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए
हम ये लफ्ज बोल देते हैं, एक्चुअली हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे होते हैं, हम डिफेंड कर रहे होते हैं अपने आप को, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें एक रिलीफ मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है कि हमने ये बात जुमला कह दी, अब दूसरा हमें अंडरस्टैंड कर लेगा और हम इस ब्लेम से निकल जाएंगे कि ये मैंने किया था या मैंने ये गलत किया था। दूसरा समझ जाएगा कि अगर ये अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा तो ये स्ट्रेस में, असल में हम अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं कि अब मुझसे कोई और बात की तवक्को ना रखी जाए। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, हम खुद को सेफ साइड पे कर रहे हैं, सेफ साइड पे कर रहे तो होते इस हैं। तरह हमारे साथ जो माशाल्लाह मौजूद हैं दुआ, हम इनसे पूछते हैं जब आप कोई केस जब कवरेज करती हैं तो उसमें आप क्या देखती हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है ना कैमरामैन भी खुद को डिफेंड कर रहा होता है भाई तुम सही नहीं खड़ी हुई थी इसलिए ये जो रिपोर्ट थी ना वो सही से मैं नहीं कर सका, कवरेज नहीं कर सका। तो यहाँ पे आपकी डेली लाइफ में स्ट्रेस का कितना लेवल होता है? जब केस करने गई हैं आपने फौरन से जाके छापा मार लिया वहाँ पे, तो वहाँ पे तो स्ट्रेस तो एकदम से आ गया ना, तो फौरन से आ गया आपका प्रेजेंट, जैसे मैम ने कहा आपके प्रेजेंट से और पास्ट से रिलेट होता है, तो उनको प्रेजेंट और पास्ट की मेमोरी सारी आ गई कि जी हमने ये किया। वहाँ पे मैनेजमेंट आप किस तरह करती हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये है कि जब हम लोग सवाल पूछते हैं ना, जब हम कहीं भी जाएं फौरन से, तो वो एक आप पे रिवर्स भी आ सकती है ये चीज़, क्योंकि इतना प्रेशर होता है वो खुद को सेव करने के लिए कि ह्यूमन नेचर है, इंसान किसी भी हद तक चला जाता है, तो बड़ा डेंजर जोन में भी आप वर्क कर रही होती हैं, तो आप उसको किस तरह मैनेज करती हैं? एक्चुअली ऐसा एक रहा कि मेरा डेली का काम पैनिक सिचुएशन में है, तो अब अगर मैं ही पैनिक हो जाऊंगी तो मैं वो कभी कवर नहीं कर सकती। और फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि ये बीट मैंने एक्सीडेंटली चूज नहीं की, बल्कि इट वाज माय पैशन, तो मैं इसलिए ज़रा थोड़ा सा काम रहती हूँ ऐसी सिचुएशन में, और मैं बड़ा रिलैक्स रहती हूँ कि कुछ भी हो जाए। मतलब अक्सर ऐसा होता है क्रॉस फायर हो रहा होता है या फिर हम कहीं रेड कर रहे होते हैं तो वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, फिर आप जब क्रिमिनल से सवाल करें आपने क्यों किया ये, तो अक्सर ऐसा लगता है मुझे कि अगले सवाल के बाद थप्पड़ भी आ जाएगा, तो इट हैपन्स। और फिर समटाइम जब कैमरामैन जो कि आपकी बीट का नहीं है वो कोई और बीट का भी आ जाए तो वो पैनिक हो जाता है, फिर आपने उसको भी रिलैक्स करना है, आपने दूसरी पार्टी को भी रिलैक्स रखना है कि यहाँ पर तमाशा ना लगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप इस फील्ड में ऐसे चल रहे हैं ना, बहुत सारी ख़वातीन जो मुझे देख रही होंगी, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, इफ़ यू लाइक मॉडलिंग आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। मैंने जो फील्ड चूज की है वो भी बड़ी स्टीरियोटाइप है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, खवातीन क्राइम रिपोर्टर्स नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज मैं सक्सेसफुल हूँ किसी हद तक, और आज अगर मैंने मेरे क्रेडिट पे बड़ी बड़ी स्टोरीज कुछ हैं, अगर मैंने इमरान खान का इंटरव्यू किया तो माय पेरेंट्स वर देयर टू क्लैप फॉर मी। मैंने बगावत करके फील्ड चूज नहीं की, मैंने उनको कन्विंस किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके क्लोज लोग हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, वो आपके साथ उस वक्त खड़ी। ये जैसे दुआ हमारे साथ कह रही है कि मैंने कन्विंस किया अपने घर वालों को, क्योंकि ये हमारे माशरे में है कि अगर मैंने कहीं बाहर जॉब करनी है तो हम कन्विंस कर लेते हैं, हमारी बच्चियां कर लेती हैं, लेकिन जब आपने स्टडी में अपना कैरियर चूज करना तब हम कहते हैं जी हमारे अब्बा ने चूज करा दिया, हमारी अम्मा ने कह दिया, हम कन्विंस नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन है? अगर यहाँ पे अगर खवातीन को देखें, जी हमारी जो बच्चियां हैं जिनका सबसे ज़्यादा मसला है आजकल, जी शादी कर रहे हैं तो जी हमने, हमारे अम्मा अब्बा नहीं मांगे तो हमने भाग के कर ली, स्ट्रेस का लेवल इतना, पैनिक उन्होंने उस चीज़ को ले लिया अपने ऊपर, उन्होंने इसका ऑल्टरनेट नहीं निकाला। तो इसमें अगर आप एज ए साइकोलॉजिस्ट बताएं, जो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। टोटली रॉन्ग। पेरेंट्स जो हैं वो जिस भी ज़माने के हों वो आपको समझते हैं, उनका इतना इमोशनल अटैचमेंट होती है बच्चे के साथ कि वो चले ना भी मानते हो ना, इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। मैं छोटा सा वाक्य शेयर करूँ, आई वॉज रिपोर्टिंग इन सिटी 42 और किसी ने मुझसे पूछा सेनेट की सीटें कितनी होती हैं, मुझे नहीं पता था बिकॉज मैं एक लोकल चैनल में काम कर रही थी और हम जो इश्यूज कवर करते थे वो रोजाना के एहतजाज होते थे। अब नेशनल इश्यूज पर कमांड ही नहीं थी। मैंने घर जाके कहा कि मैंने इस्लामाबाद जाना है क्योंकि वहाँ की जर्नलिज्म ग्रोथ अच्छी है। आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। मेरी मामा ने कहा यार मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, तुम अकेली लड़की हो, तुम कह रही हो मैंने इस्लामाबाद जाना है, ये क्या बात है। मैंने उनसे पूरी रात बात की है बच्ची को बिठाकर, और आफ्टर 1 month आई वेंट टू इस्लामाबाद, आई रिपोर्टेड इन 24 न्यूज़ और आई एम सो सेटिस्फाइड। लेकिन वो मेरे पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन भी मेरे साथ थी। मैं एक ऐसी लड़की को भी जानती हूँ, अगर वो मुझे देख रही हो, लाजमी तौर पर देख रही होगी, शी वांटेड टू बी अ सिंगर, ठीक है, वो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, उसमें टैलेंट था। उसके अब्बा जी नहीं मानते थे कि सिंगिंग फील्ड अच्छी नहीं है। उसने अपने घर पे 15 कॉल की और उसने पुलिस को कहा जी मेरे अब्बा जी ने मुझ पर तशद्दुद किया, इनको लेके जाएं। पुलिस उनको उठा के लेके गई और उसके बाद उसने वो कॉन्सर्ट में गई। मुझे आप बताएं कि वो कब सेटिस्फाई होगी। फिर वो कहे मैं स्ट्रेस में थी। दिस इज टोटली रॉन्ग। आप कन्विंस कर सकते हैं, आप अपने आप को अगर कन्विंस नहीं कर पाए कि आप ये अपने पेरेंट्स को बना सकते हो, दुनिया को अपना लोहा क्या बनवाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो प्लीज बी काम, बी पेशेंट, बी ट्रेडिशनल। ये लिबर्टी, मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं ना, मैं बाइक चलाती हूँ यार, मैं घर का सौदा भी लाती हूँ, अपनी बहन को कॉलेज से भी लाती हूँ, जब घर में मेहमान आते हैं तो बाहर से मैं दही बल्ले भी लेने जाती हूँ। तो इट इज टोटली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन एम्पावर्ड वुमन। ये कोई लिबर्टी, कोई फ्रीडम नहीं है। ऐसे ही है, बस आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ, मैं यही अभी इनकी बात सुन रही थी, उन्होंने जो भी एग्जांपल दी कि फादर के साथ उसने, अब देखिए कि आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स उनसे हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये इतना खूबसूरत रिश्ता है। अब माँ के रिश्ते को तो हम अल्लाह ताला के रिश्ते के साथ रिलेट करते हैं कि एक माँ जितना प्यार करती है, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप एक मदर पर ट्रस्ट नहीं कर रही, इट्स मीन कि अल्लाह ताला पे भी आपको ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, दुआ ने भी बात की कि आप ये वाकई जहन में रखें कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सके तो आप बाहर दुनिया के सामने कैसे जाएंगे, उन्हें डिफेंड कैसे करेंगे, उन्हें कन्विंस किस तरह से करेंगे। सो अब ये एबिलिटी अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है आपको, लेकिन इसमें भी पेरेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे वो मैं एक पेरेंट्स, सवाल पूछूं, जैसे हाँ, आपने कहा पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जब हमारे बच्चे पैदा हो रहे होते हैं और कोई बात करते हैं अपने बच्चों से, तो यहाँ पे कहती हूँ कि अटेंशन सीकर, ठीक है, बच्चों को अटेंशन नहीं मिल पाती। अगर मैंने बात की है, इस तरह फैमिली गैदरिंग में बैठे होते हैं, तो मैं आके कहूँगी जी मुझे ये मसला है, आप कहेंगे जी तुम छोटी हो, तुम यहाँ से बाहर जाओ, ठीक है। और हम सारा दिन के बाद इतने स्ट्रेसफुल आते हैं, और अगर हमारा बच्चा हमसे कोई बात करना चाह रहा है तो हम कहेंगे सुबह करते हैं, अभी टाइम नहीं, अभी मैं बहुत थकी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जब हम बच्चों को टाइम प्रॉपर नहीं देते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं, बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, तो बच्चे भी ये लर्न कर लेते हैं कि पेरेंट्स भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमने करना है वो हम पहले कर लें, उसके बाद कोई बात नहीं, इनको भी मना लेंगे। मे भी अगर उसने, एक खातून ने अगर अपने फादर के साथ ऐसे किया तो उसके जहन में हो मेरा वो जो सेशन है, कॉन्सेंट है, वो तो रह जाए, वो मैं कंप्लीट कर लूँ, कोई नहीं, अब्बू आए तो मना लूंगी मैंने फिर, और वो उनसे सॉरी करेगी और फादर उसके मान जाएंगे। ये यकीन भी है कि बाद में हाँ, मना लूंगी, तो मना फिर ये यकीन क्यों नहीं है कि जाने के लिए मान जाएंगे। और मैडम टाइम की आप बार बार बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैंने नोटिस किया फैमिली सिस्टम में कि हम अपने बच्चों से म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बात नहीं करते। आप उनके लेवल पे आके बात करें कि उनका इंटरेस्ट किस बात पे है। इफ अगर वो गाड़ी उनको पसंद है तो आप गाड़ी में बात करें। मैं एक बच्ची की बात बताती हूँ, वो बच्ची बहुत स्ट्रगल कर रही थी और उसने अपने फादर से कहा कि ना मेरा दिल करता है मैं ना इंशाल्लाह ना अगले साल गाड़ी ले लूंगी। यार उसकी सोच है ना बच्ची की, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्ट्रगल कर रही है। उसने अपने फादर से ये बात पता नहीं क्या सोच के की होगी। उसके फादर का रिस्पॉन्स, आई वॉज ऑन द स्पॉट, उसके फादर का रिस्पॉन्स था ये अच्छी गाड़ी नहीं है, अभी छोड़ो कोई और देखते हैं। यार आप उसको अप्रिशिएट तो करें कि उसके जहन में ये थ्रिल पैदा हुई है कि वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएगी। आप कहें हाँ बेटा इंशाल्लाह लेंगे ये, अच्छा आपको ये गाड़ी पसंद है, इसमें ना ये फॉल्ट होता है, कोई और ले लेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बात करें। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि बचपन से हम बच्चे को ये सिखाते आते हैं तुमने अपने राइट के लिए बोलना है, राइट के लिए बोलना है। जब बड़े होके बोलने को आता है तो पेरेंट्स सम टाइम इज्जत नफ्स का मसला बना लेते हैं। इसकी जरूरत कैसी हुई, इसने सोचा नहीं, मैं बड़ा था, मैं पेरेंट था तो इसे ख्याल करना चाहिए था। अगर आप अपने बच्चे को लिबर्टी दे रहे हैं तो उसे सुनने का हौसला भी पैदा करें, उसको इतनी इजाज़त दें कि अगर वो बात कर रहा है और उसको ये आप बताएं कि जो तुमने बात की ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम ये कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। सेम गाड़ी वाली बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। फौरन से अपने आप को कवर नहीं करना, लो रहने दो, तुम तो ले ही नहीं सकते या ये अच्छी नहीं है। इसकी बजाय उसकी बात को सुने, देन उसे कहें कि हाँ ज़रूर लेंगे लेकिन तुम और ऑप्शंस भी देख लो। और भी लाइक बात एक ही होती है, चाहे आप उसे पॉजिटिवली करें या नेगेटिवली करें, तो क्यों ना पॉजिटिवली करें, क्यों ना हम उसे मस्बत तरीके से करें। ये गाड़ी नहीं लेनी क्योंकि ये तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है ये। और दूसरी बात इस तरह से भी हो सकती है कि हाँ ये अच्छी है लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, ज़रा उनको भी सर्च करके देख लेते हैं। तो ये बात एक ही है लेकिन इनके इम्पैक्ट्स डिफरेंट हैं। अगर आप अपने बच्चे से पॉजिटिव वे में बात करते हो तो यकीनन ये वो चीज़ें जो उनके लाशौर में बैठ जाती हैं, बचपन से इस चीज़ को प्रमोट करते आएंगे तो शायद बच्चे के लिए बड़े होकर प्रॉब्लम्स ना हो इतने। लेकिन अगर बचपन में बच्चा छोटा है, आप अपने ही इश्यूज़ में फंसे हुए और उसे टाइम नहीं दे पा रहा है, तो फिर प्लीज़ अपने माइंड से ये निकाल दें कि वो आपका एक ओबीडेंट बच्चा होगा या वो भी आपको जो उनसे इंपॉर्टेंस इसके बावजूद भी देगा, फिर उसकी बगावत के लिए आप तैयार हो जाएं। बिल्कुल यकीनन वो ऐसे करेगा। ऐसे ही है। और ये आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि अगर 10 साल जो माँ बाप अपने बच्चे के आगे गुलाम बन जाए ना, अगली पूरी जिंदगी बच्चे उनके लिए गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ आए, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो स्ट्रेस है, अगर हम अपने बच्चों की स्ट्रेस रिलीज नहीं करें, अगर हम उनको टाइम नहीं दे रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो किस परेशानी में फिर
रहा है, हमें नहीं पता उसके साथ क्या सलूक हुआ है, हमने नहीं सुना कि उसका स्कूल का डे कैसे गुजरा, हमने नहीं सुना उसकी रिपोर्ट कैसी आई है, हमने बस देखी है रिपोर्ट अच्छी नहीं आई और हमने उसको डांट डपट शुरू कर दी है। तो फिर रिवर्स में बच्चा भी तो हमें नहीं बताएगा, वो झूठ बोलेगा हमसे कि जी अब तो हमें डांट पड़ेगी, अब मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा ही नहीं। हमने फर्स्ट स्टेप अपने बच्चे को खुद ही खराब किया, और एक कदम जो हमने उसको उसकी तरफ बढ़ाया है खराबी का, हम 10 कदम वो रिवर्स हमें देगा। हमने स्ट्रेस को बहुत डिस्कस कर लिया कि क्यों है, वजह क्या है, बेसिक भी हमने डिस्कस कर ली कि बेसिक क्या है, उसकी वजह की होती कहाँ से है, इसकी जड़ क्या है, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इसके कुछ सॉल्यूशंस की तरफ, इसके हल की तरफ, क्योंकि हमारे माशरे की एक सबसे बड़ी खराबी मैं कहूँगी कि वो ये है कि लोग मसला बताते हैं, हर कोई रेज उठाएगा, हर कोई उसके खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन कोई उसके हल की तरफ नहीं जाता कि ये हल किस तरह होगा। कोई ये नहीं बताता कि इस तरह करके हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बैक ऑफ द स्टेज क्या था जिसको हम फ्रंट पे अच्छा लेके आ सकते हैं। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसकी वजह क्या, वजह बता दी, हम बताएंगे कि हल क्या है इसका। जी मिस समिया खालिद जैसे कि क्लिनिकल एक्सपर्ट हैं, तो मिस अगर आप हमें बताएं कि इसकी मैनेजमेंट किस तरह होगी स्ट्रेस की। देखिए, आपकी लाइफ में जिस तरह की भी आप लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी जो भी रूटीन है, एक जो बहुत समझने वाली चीज़ है ना, अगर आप इस नेचर के ऊपर गौर करें तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है। फ़र्ज़ करें अगर ऐसा ना होता कि सूरज अपने टाइम पे ना निकलता और कभी रात बहुत लंबी हो जाती, कभी दिन जो सा वो बहुत लंबा हो जाता, तो क्या होता? हम कभी भी एक अच्छा, मतलब बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग अपनी लाइफ को प्लान ना कर सकते। अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो जो ये हमारी फसलें हैं वो ना उग सकती, प्लांटिंग ना हो सकती, एनिमल्स की बात मीन्स कि पूरी यूनिवर्स डिस्टर्ब हो जाती। अगर हम यहीं से कुछ लर्न कर लें कि अगर अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को एक प्लान्ड स्टाइल में बनाया है और हर चीज़ अपने टाइम पे हो रही है, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ के अंदर टाइमिंग को लेके आएँ। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप प्लान करें, अपनी ज़िंदगी को प्लान करके गुजारेंगे। आप पूरी ज़िंदगी को ना करें, आप एक दिन को प्लान कर लें। और बेस्ट वे जो प्लान करने का होता है ना, वो रात का होता है। रात में जब भी आप प्लानिंग करके सोते हो कि सुबह उठ के मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आप सोते हो तो वो ब्रेन उन तमाम चीज़ों को कैच कर लेता है। मॉर्निंग में चाहे वो सारी चीज़ें ना भी हो सकें, लेकिन फिर भी वो आपको एक टेंटेटिव प्लान ज़रूर देता है कि अब तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। रिलैक्सेशन फैक्टर एक हमें मिलता है। एग्जैक्टली, आपके पास चूंकि आपके पास प्लानिंग होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग करते चले जाते हो, भूलते नहीं हो। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी लाइफ प्लान होनी चाहिए, आपको रात को सोचना है कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है। सेकेंड चीज़ जो सी है, जो भी काम करें उसका टाइम फिक्स करें। थर्ड वन चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे टास्क कर रहे हैं और वो मुकम्मल हो जाते हैं, उसे सेलिब्रेट ज़रूर करें। हमारे यहाँ ये भी बहुत कमी है कि जब कुछ अच्छा हो जाता है तो उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, अगर कुछ गलत होता है तो उसको इतना बढ़ाया चढ़ाया जाता है कि हमारे अंदर हैप्पीनेस आ ही नहीं पाती, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सो मेरा ये ख्याल है कि आप किसी और का इंतज़ार ना करें। ऐसा नहीं होगा कि कोई आके आपको कहेगा बहुत अच्छा हो गया। आपको अपने आप को खुद खुश करना है, आपको अपनी खुशी अपने साथ सेलिब्रेट करनी है। सो अपने आप को टाइम देना शुरू करें, अपने आप को समझना शुरू करें और छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करें। स्ट्रेस खुद ही मैनेज हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम खुद को टाइम देना शुरू खुद करें, को टाइम दें, अपनी खुद ज़ात को पे भी जीना अप्रिशिएट शुरू करें। बिल्कुल। और यहाँ पे हम अगर देखें कि एक लोगों का फैक्टर है कि अगर हमने कुछ अच्छा भी कर लिया, हम सबसे पहले सोचेंगे कि हमारे साथ वाला क्या कहेगा। जब हम अपनी ज़ात के लिए तो नहीं ना कर रहे। अगर आज मैं वेल ड्रेसअप हुई हूँ और मैं सबसे पहले सोचूंगी, मैं ये नहीं सोचूंगी कि जी मैं अच्छी लग रही हूँ। और हमारी सोसाइटी का ये फैक्टर है कि हम सोचते हैं कि जो मुझे देखेंगे वो क्या कहेंगे। नहीं, आप सोचेंगे कि मैं इंस्टा पर कितने फॉलोअर्स आएंगे। चलिए अनदर फैक्टर ये अनदर फैक्टर हो गया। लेकिन ये हमारी एक सोसाइटी का रूल है। तो इस स्ट्रेस का एक मेन कॉज यही है कि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। नो डाउट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात करें तो लोगों को सोचना छोड़ दें। आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है जिसे हम इंसान का ज़मीर भी कहते हैं। अगर वो जागा हुआ है, अगर आपको उसको सुनने की सलाहियत आप में मौजूद है, तो फिर आपको ये भी डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो मैं कर रहा हूँ उस पर लोग क्या कहेंगे। आप उतने ही कॉन्फिडेंट होगे जितना कि आप इनको देख रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इन्हें कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, इनका अपना आप मुतमईन है। मैं ये सोचती हूँ ना कि अगर मैं ये सोचूंगी लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे। सो अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, और क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ इसका आंसर आपके अंदर ही मौजूद है।
कोई और नहीं आपको बताएगा, जो बताएगा वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो आपको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छी बातें कही हैं और ये इतनी खूबसूरत बातें हैं, मेरा दिल करा कि मैं आधा घंटा और चला लूँ, लेकिन हमने अपना सेशन जो है वो वाइंड अप करना है। तो एंड पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों की कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाला। और दुआ को मैं ये कहूँगी, कुछ क्रिमिनल मुझे भी दुआ देंगे कि मैंने आज आपको यहाँ पे यहाँ पे मैंने इन्हें बाउंड कर लिया, उनकी जान बच गई है। वो कहेंगे भाई बाजी बहुत अच्छी, इन्होंने आज इन्हें यहाँ बिठा लिया और हम बच गए, एक केस की स्टोरी रह गई। I want to say a lot of women, please, औरत मार्च गुजर चुका है और अभी तक सोशल मीडिया पर बहुत सारी ट्रोलिंग है और इस दफ़ा हाइप ज़्यादा है क्योंकि हमने कंट्रोवर्सी बहुत ले लिया है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर मैडम आपके साथ मौजूद है, शी इज़ एन एम्पावर्ड वुमेन, ये बहुत लोगों को सर्व कर रही हैं, मैं मौजूद हूँ जो कि काम कर रही हैं, इकरा मौजूद है जो कि आपके सामने काम कर रही हैं, हम आज़ाद हैं, हमारे जो एक्चुअल राइट्स हैं ना, वो ऐसी कंट्रोवर्सी की वजह से वो वाला तबका बहुत बुरी तरह नीचे दब जाता है, जिसके असल मसाइल हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के मसाइल हैं, वो हरास अगर हो रही हैं वो मसाइल हैं, बहुत सारे ये जो इश्यूज़ हैं ना, जो जनरल इश्यूज़ हैं, जेन्युइन इश्यूज़ हैं, वो इन लोगों की वजह से दब जाते हैं। तो प्लीज़ एग्जैजरेट करना छोड़ दें, आप आज़ाद हैं, अल्लाह ताला ने आप जो औरत को तकरीम दी है, जो इज्जत दी है, किसी की जरूरत नहीं है कि वो उससे वो छीन सके, सिवाय उसके कि उसकी अपनी ज़बान इतनी दराज हो जाए कि फिर उसको डिफेंड करना पड़े कि जी मैं औरत हूँ और मेरे साथ ये मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तमाम राइट्स मौजूद नहीं हैं। जिन लोगों को राइट्स नहीं मिलते उनके लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन चीखें मत। तमाम प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, नेगोशिएट करना सीखें, पेशेंस रखें। डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्लीज़ जो जिन खवातीन की शादियाँ हो रही हैं दे आर ब्लेस्ड, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनकी शादियां नहीं होती और वो अरेंज मैरिज का जो हमारा रूल है मैडम, आप यकीन करें कि जिनकी अरेंज मैरिज होनी होती है उनकी उम्र 30-30 साल होती है और जो लव मैरिजेज है वो 18 साल में हो भी रही हैं, टूट भी रही हैं। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, लोगों को बर्दाश्त करना सीखें। और इफ़ यू आर रिलेटेड टू समबडी तो हस्बैंड आपसे एक स्टेप ऊपर ही है, चाहे मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, चाहे ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे ये होस्ट हैं, जो अल्लाह ताला ने उसको मकाम दिया है वो दिया है और वो हमें मानना पड़ेगा। हम मानना चाहिए। फीमेल्स मेल्स के बारे में अगर आप कुरान मजीद में भी पढ़ें तो ये कहा गया, अगर हमारे राइट्स को भी देखा जाए तो कहा जाता है कि मेल का 2 हिस्से जो उनसे वो हक है और फीमेल का एक, तो उसके पीछे कोई लॉजिक ज़रूर मौजूद है। साइंस अब तक जितने इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स पे उन पे रिसर्चेस कर करके 1 बाय 1 उनको मानती चली गई है और इन चीज़ों को भी वो मानती है कि जो मेल का मुकाम है वो उसी का ही है, जो एक फीमेल का मुकाम है वो उसी का ही है। अगर वो एम्पावर्ड है और वो काम कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाए वो या ये डिमांड करना शुरू कर दे कि नहीं अब मैं बाहर काम कर रही हूँ तो मुझे घर को नहीं देखना। जो आपकी मेन बेसिक आपको ड्यूटीज़ अल्लाह ताला की तरफ से मिली हैं उनको ऑन करना चाहिए और उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच वंस अगेन ज्वाइन करने के लिए, इतने अच्छे मैसेजेस हमारे नाज़रीन को देने के लिए। और ये इतना लर्निंग प्रोग्राम था, एक इतना लर्निंग हमारा आज का मौजू था जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने इसमें से कुछ बातें सीखी हैं, सुनी हैं, तो इस पर इम्प्लीमेंट करें, इस पर अमल करें। सारे पे तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, एक आधी बात पे ज़रूर करें। यकीन करें ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होने लगेगी, इतनी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आने लगेंगी, हर चीज़ आपको लगेगा कि बहुत बैलेंस आ रहा है, हर चीज़ में मेंटेनेंस आ रही है और हमें नहीं पता कैसे आ रही है। हमने सिर्फ एक चीज़ पर उनकी अमल किया था और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपने अमल किया और आपको क्या नतीजा मिला। हमारे आपको चैनल के आप लोगों को हमारे यहाँ पे YouTube का लिंक नज़र आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर को ज़रूर आप लोग लें और हमसे रब्ता करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम आएंगे एक नए मौजू के साथ आप लोगों से मिलने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।